पाकिस्तान में मेयार तालीम स्कूल से PhD तक नाकामी के असबाब और हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नबील शाह ऑफिशियल। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि हर उस मुल्क का मसला है जो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया। पाकिस्तान में मेयार तालीम किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। पाकिस्तान में मेयार तालीम इतना पीछे क्यों है? निसाब बदलने से क्या तालीमी इनकलाब आ सकता है? हायर एजुकेशन सिस्टम MPhil और PhD की हकीकत क्या है? रट्टा कल्चर को खत्म कैसे किया जा सकता है? असातिज़ा की तरबियत और एहतसाब क्यों जरूरी है? टेक्नोलॉजी का किरदार तालीमी निज़ाम में कितना अहम है? वालिदैन और इदारे की शराकत दारी कैसे बढ़ाई जा सकती है? इन तमाम सवालात के जवाबात और तल्ख मगर सच हकाइक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हकीकत पर मबनी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। पाकिस्तान में मेयार तालीम इतना पीछे क्यों है? दोस्तों, आईने पाकिस्तान कहता है कि 5 से 16 साल के हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम दी जाए, लेकिन अमली तौर पर यह वादा बस कागज पर ही है। 18वीं तरमीम के बाद तालीम सूबों के हवाले हुई मगर किसी सूबे ने इसे कौमी तरजीह नहीं बनाया। सियासतदान निसाब साजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी यकसा निसाब का नारा, कभी प्राइवेट मुकाबला सरकारी निजाम और कभी O लेवल बमुकाबला मैट्रिक। नतीजा एक मुल्क मगर दो अलग अलग तालीमी दुनियाएं। अमीर का बच्चा कैम्ब्रिज और गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल। निसाब बदलने से क्या सब बदल जाएगा? दोस्तों, सिर्फ निसाब बदलने से इनकलाब नहीं आएगा बल्कि निसाब बदलने के साथ यकसा तालीमे निसाब भी एक मुल्क में नाफिज करना चाहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है मगर हमारा निसाब कई दहाइयां पुराना है, खास तौर पर जो हमें सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और दूसरे इदारों के तहत जो निसाब पढ़ाया जा रहा है वो कई साल पुराना है। मेरी तजवीज़ ये है कि हर 2 से 3 साल बाद निसाब में जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी और मुआशरती तब्दीलियों के मुताबिक तरमीम होनी चाहिए और इस अमल में असातिज़ा इकराम, वालिदैन, तलबा और वो माहिरीन तालीम शामिल हों जो दुनिया भर से जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तालीम हासिल करके पाकिस्तान आए हैं, वरना निसाब तालीम महज फाइलों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद रहेगी। असातिज़ा इकराम की तरबियत तालीम दिल की धड़कन है। दोस्तों, एक तरबियत याफ्ता उस्ताद नस्लें बदल देता है जबकि बगैर तरबियत के उस्ताद सिर्फ सफा पढ़ता है। हमारे यहाँ अक्सर असातिज़ा इकराम बगैर किसी तदरीसी ट्रेनिंग के भर्ती होते हैं। जरूरी है कि उस्ताद के लिए लाइसेंस सिस्टम हो और प्री सर्विसेज और इन सर्विस ट्रेनिंग लाजमी करार दी जाए। इनके महकमाना प्रमोशंस को इनकी ट्रेनिंग कोर्सेज के साथ मुंसलिक किया जाए। उस्ताद सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि बच्चों के ज़हन और किरदार का मामार होना चाहिए। रट्टा कल्चर तालीमी जहर को फिलफोर खत्म किया जाए। पाकिस्तान में याद करके सुनाने वाला तालिब इल्म कामयाब समझा जाता है चाहे इसे बात का मतलब ही ना आता हो। PhD होल्डर्स भी बाज़ औक़ात अपने शोबे की बुनियादी इस्तिलाह को अमली जिंदगी में समझा ही नहीं पाते। ये निज़ाम तख्लीकी सोच को कत्ल कर देता है। हल क्या हो सकता है? दोस्तों, हल ये है कि इम्तिहानात में यादाश्त की बजाय फहम, तनकीदी सोच और अमली इतलाक को परखा जाए। हायर एजुकेशन का अलमिया ये है कि डिग्रियां मगर इल्म नहीं। दोस्तों, अब आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। ये वो जगह होनी चाहिए जहां तहकीक, इजादात और नए ख्यालात जन्म ले। लेकिन सच ये है कि हमारी बेशतर यूनिवर्सिटीज डिग्री प्रिंटिंग फैक्ट्रीज बन चुकी हैं। MPhil और PhD करने वाले हजारों लोग हैं मगर इनमें से बड़ी तादाद सिर्फ डिग्री और नौकरी हासिल करने या प्रमोशन हासिल करने के लिए पढ़ती है, ना कि इल्म हासिल करने के लिए। लाइब्रेरी में वीरानी छाई रहती है, रिसर्च पेपर्स में नकल की जाती है और थीसिस जो बस सुपरवाइजर को खुश करने के लिए बनाए जाते हैं। कई प्रोफेसर्स 20-20 साल में कोई एक बैनुल अक़वामी म्यार की रिसर्च वर्क पब्लिश नहीं कर पाते मगर तनख्वाहें लाखों में लेते हैं। यही वजह है कि हमारे PhDs होल्डर बैरून मुल्क जाकर भी अपना वो मकाम हासिल नहीं कर पाते जो उनका हक है।
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں کوالٹی کو کوانٹٹی پر فوقیت دی جائے، ریسرچ کو صنعت، معیشت اور معاشرتی مسائل سے جوڑا جائے، نصاب کو اپ ڈیٹ کر کے عملی مہارت کو شامل کیا جائے تاکہ ڈگری، نوکری اور علم دونوں کا ذریعہ بنے، ورنہ یونیورسٹی ڈگری صرف مہنگا کاغذ رہے گی اور گریجویٹ ہاتھ میں ڈگری لیے نوکری ڈھونڈتے پھریں گے۔ تعلیمی بجٹ کا المیہ۔ دوستو، پاکستان میں تعلیم پر صرف جی ڈی پی کا 1.5% خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ ناروے 6.4، برطانیہ 6.2 اور امریکہ 6.1 خرچ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ انڈیا بھی ہم سے آگے ہے جو 3.1% خرچ کرتا ہے۔ جب تک ہم تعلیم پر سنجیدہ سرمایہ کاری نہیں کریں گے، ترقی محض خواب رہے گی۔ احتساب، محنت کرنے والے کا انعام اور کوتاہی کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ دوستو، پاکستان میں تعلیمی نظام میں احتساب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ استاد پڑھائے یا نہ پڑھائے، تنخواہ پوری ملتی ہے۔ اداروں کی شراکت کاری۔ ہمارے تعلیمی ادارے اپنی چار دیواری میں بند ہیں۔ کامیاب اسکول اپنے تجربات بانٹتے نہیں، ناکام اسکولوں کو سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ اداروں میں شراکت داری، اساتذہ کا تبادلہ اور مشترکہ تعلیمی منصوبے معیار بڑھا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا کردار۔ دنیا آن لائن لرننگ، اے آئی اور ورچوئل کلاس رومز پر جا چکی ہے، مگر ہمارے اسکول کمپیوٹرز اور پروجیکٹ پر ابھی تک تالے لگے ہوئے ہیں۔ اساتذہ کو ٹیکنالوجی کے استعمال کی تربیت ہی نہیں دی جاتی اور خوف کی بجائے ان کو وسائل کے استعمال میں لانا چاہیے۔ والدین کی شمولیت۔ دوستو، والدین فیس دیتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، مگر تعلیمی فیصلوں میں شامل نہیں ہوتے۔ ادارے والدین کو بوجھ نہیں بلکہ پارٹنر سمجھے اور ان کے ساتھ شفاف رابطہ رکھیں۔ دوستو، آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے معیاری تعلیم ایک قوم کی بقا اور ترقی کی ضمانت ہے۔ اگر ہم نے نصاب بہتر کیا، استاد کو با اختیار بنایا اور والدین کو شامل کیا، ٹیکنالوجی اپنائی، بجٹ بڑھایا، ہائر ایجوکیشن میں تحقیق کا معیار بلند کیا، تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کا تعلیمی نظام دنیا کے لیے مثال بن جائے گا۔ اور اس کے لیے سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ یکساں تعلیمی نظام اس ملک میں رائج کیا جائے، جو ایک ہی طرز پر تمام پاکستان کے تمام اسکولوں میں ایک ہی نصاب پڑھایا جائے، چاہے وہ انگلش میں ہو یا اردو میں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل نبیل شاہ آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچ سکے۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل روشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنے عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔